नमस्कार। आज की बात में आज की सबसे बड़ी खबर वो है जो आप सबको कई दिन पहले से पता है, और खबर यह है कि रामनाथ कोविंद अब देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कोविंद ने यूपी की उम्मीदवार मीरा कुमार को बड़े मार्जिन से हराया। मजे की बात है, यह भी पहले से पता था कि चुनाव के नतीजों में आंकड़ा क्या होगा। दावा बीजेपी ने कई बार किया था, वही हुआ। रामनाथ कोविंद को 65.65% यानी 7,02,044 वोट मिले और मीरा कुमार को 34.35% वोट यानी 3,67,314 वोट मिले। यह भी पहले से मालूम था कि प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा, इसलिए 25 जुलाई को सुबह 11 बजे कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अब चुनाव के नतीजे का ऐलान हो गया तो रामनाथ कोविंद को कुछ कहना था, और उन्होंने कहा भी वो कुछ जो पहले से जिसकी उम्मीद थी, अपेक्षा थी। रामनाथ कोविंद ने कहा कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो देश की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप भी सुनिए। आज के चुनाव परिणाम के लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। अच्छी बात यह कि कोविंद ने आज के मौके पर अपने बचपन को याद किया, गरीबी के दिनों को याद किया, और उन्होंने कहा कि उनके लिए भावुकता के क्षण हैं, क्योंकि एक वक्त था जब वो कच्चे घर में रहते थे, मिट्टी की दीवारें थी, फूस की छत थी, बारिश में डर जाते थे कहीं घर की दीवारें गिर न जाएं। आज भी न जाने कितने लोग इस हाल में रहते हैं। कोविंद ने कहा कि वो ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व करने राष्ट्रपति भवन में आए हैं। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। बड़ी अच्छी बात कही कोविंद ने, गरीबों से कहा कि उनका प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रपति में जा रहे हैं। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश भर की हजारों दलित बस्तियों में दिवाली मनाई जा रही है। कोविंद के चुनाव जीतने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कोविंद ने ऐसे लोगों की बार बार बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। ये लोकतंत्र की महानता है कि एक गरीब परिवार से आया शख्स देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा।
चुनाव का नतीजा आया। रामनाथ कोविंद को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उससे पहले उन्होंने ट्विटर पर अलग अंदाज में बधाई दी। उन्होंने कोविंद के साथ अपनी 2 तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि 20 साल पहले और आज पहली तस्वीर किसी शादी के समारोह की है जहां मोदी और कोविंद साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हाल के दिनों की है जब मोदी कोविंद से मिलने गए थे और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवाई थी। रिजल्ट आने के बाद रामनाथ कोविंद को बधाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। कोविंद आज दिल्ली में 10 अकबर रोड में रह रहे हैं। इस बंगले में एक मंच बना दिया गया था। कोविंद का अभिनंदन समारोह हुआ। अमित शाह पहुंचे। केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने बड़े बड़े गुलदस्ते देकर रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई दी। इसके बाद मोदी बधाई देने के लिए पहुंचे कोविंद के घर। खास बात यह थी कि मोदी ने कोविंद को गुलदस्ता नहीं दिया, एक फूल भेंट किया। कोविंद भी आप तस्वीर में देखेंगे एक फूल देखकर थोड़ा चौंक गए और नरेंद्र मोदी भी ये देखकर मुस्कुराए। इस कंजूसी की वजह यह है कि मोदी ने खुद सभी लोगों से कहा जब वो किसी दौरे पर जाएं या कोई उनसे मिलने आए तो बुके न लाएं, फूलों का गुलदस्ता न लाएं, एक फूल ही काफी है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उसी परंपरा का पालन किया, उसी नियम को फॉलो किया। नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को एक फूल देकर और उनके परिवार से मुलाकात करके बधाई दी। कोविंद से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसे तबके से है जो राह देखता था कब हमारे समाज से कोई प्रधानमंत्री बने। आज देश के गरीब, शोषित, वंचितों का सपना साकार हो गया। रामनाथ जी ये जब 25 तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे, इस देश के करोड़ों गरीब, दबे कुचले, गांव में रहते हुए लोगों को अपना प्रतिनिधि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा और देश को संविधान के सर्वोच्च पद पर देश के एक ऐसे तबके से आया हुआ व्यक्ति देखने मिलेगा जो वर्षों से राह देखता था कि हम लोगों के बीच में से निकलकर कोई सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे। अमित शाह राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी नजर एक राजनेता के तौर पर सिर्फ आने वाले चुनाव पर रहती है। उन्होंने बड़ी चतुराई से रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने का मैसेज दे दिया। आज देश भर में 35,000 दलित बस्तियों में दिवाली मनाई जा रही है। जाहिर है सबसे पहला असर गुजरात के असेंबली इलेक्शन में दिखाई देगा। यहां कोली जाति के 16% वोटर हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने का असर दलित समाज पर दिखाई देगा। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसका फायदा किसको होगा। एक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के हैं और मोदी यूपी से एमपी हैं। रामनाथ कोविंद की जीत पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। योगी ने कहा कि वो कोविंद से निवेदन करेंगे जैसे उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत यूपी से की थी, वैसे ही शपथ लेने के बाद उनका पहला कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में हो। हम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो और भी गौरव का क्षण है। उत्तर प्रदेश को आज देश ने एक राष्ट्रपति दे दिया है। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सिर सम्मान के साथ, गौरव के साथ आज ऊंचा हो रहा है। जब एक गांव में जन्मे हुए सामान्य परिवार और कृषक परिवार में जन्मे हुए श्री रामनाथ कोविंद जी आज देश के यशस्वी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश के सपूत और अब राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके श्री रामनाथ कोविंद जी को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और जैसे चुनाव प्रचार का शुभारंभ श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश से किया था, हमारा यह अनुरोध होगा और मैं इस बात के व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के भी अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति बनने और शपथ ग्रहण के बाद उनका पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही हो। ये एक अद्भुत क्षण उत्तर प्रदेश के लिए होगा जब उत्तर प्रदेश को उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त होगा। आपने नोट किया होगा योगी आदित्यनाथ भी बड़े चतुर राजनेता हैं। उन्होंने बार बार रामनाथ कोविंद को उत्तर प्रदेश का सपूत बताकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश आने का
निवेदन करके इस बात को तय कर लिया कि जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो इस कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर लेंगे। जहां तक कोविंद का सवाल है, उनकी जीत तो पहले से तय थी, इसलिए नतीजे पर आश्चर्य नहीं हुआ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। ये तो होना ही था। बड़ी बात यह कि रामनाथ कोविंद को जितने वोटों की उम्मीद थी उससे ज्यादा मिल गए। उनकी जीत का मार्जिन बीजेपी के गणित से ज्यादा निकला। अब यह क्यों हुआ, यह आपको बताते हैं। क्रॉस वोटिंग हुई, वोटों की गिनती हुई तो पता चला कि कई राज्यों में विरोधी दलों के एमएलए ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर रामनाथ कोविंद को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग हुई। एग्जाम्पल लीजिए, सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग गुजरात में हुई। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में बड़ी मात्रा में कोली समाज के लोग हैं जो रामनाथ कोविंद को मानते हैं। गुजरात में कांग्रेस के 60 एमएलए हैं, लेकिन मीरा कुमार को यहां सिर्फ 49 वोट मिले। बीजेपी के 121 एमएलए हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद को 132 एमएलए के वोट गुजरात में मिले। यानी कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आज जो काउंटिंग हुआ उसमें जिस तरीके से गुजरात में से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को जो वोट मिले हैं, उसमें हमारे 21 एमएलए हैं, लेकिन 132 मूल्य का वोट मिला है। इसका मतलब यह है कि 11 ज़्यादा हमें वोट मिले हैं एमएलए का। जाहिर है कांग्रेस को झटका लगा, कांग्रेस के नेता परेशान हो गए। गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की इंटरनल जांच कराएंगे, अगर किसी ने पार्टी के साथ धोखा किया तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। राष्ट्रपति जी के चुनाव में नतीजे आने पर यह पता चला है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। बड़े दुख की बात है और पार्टी में हम इसके बारे में जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद आने वाले समय में पार्टी को डिसिप्लिन बनाने में क्या क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में हम तय करेंगे। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर का कहना है कि क्रॉस वोटिंग का सीधा मतलब है चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के पीछे पार्टी से नाराज चल रहे शंकर सिंह वाघेला है। वाघेला के सपोर्टर्स ने पार्टी को झटका दिया। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आते ही गुजरात कांग्रेस में खलबली मच गई है। गुजरात कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट मीरा कुमार को खिलाफ वोट किया है। इसे शंकर सिंह वाघेला की नाराजगी के इफेक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है और ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब पार्टी गुजरात में होने वाले क्रूशल इलेक्शन से पहले फूट की तरफ आगे बढ़ रही है, विभाजन की ओर बढ़ रही है, जो कि कांग्रेस के लिए आगे जाकर के काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अगस्त में, जब राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, जो कि सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, वो राज्यसभा से निवृत्त हो रहे हैं और पार्टी उन्हें दोबारा फील्ड करना चाहती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी के पास संख्या बल कम होता नजर आ रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राज्यसभा में और एमएलएज उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ऐसे में पार्टी को बड़ा एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है यदि वो अहमद पटेल को चुनाव लड़वाती है तो। निर्णय कपूर शंकर सिंह वाघेला की बात कर रहे थे। शंकर सिंह वाघेला पार्टी को एक और झटका दे सकते हैं। उस झटके के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन इस समय तो क्रॉस वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। गोवा में क्रॉस वोटिंग हुई। यहां बीजेपी के 13 एमएलए हैं। अगर सभी समर्थक दलों को मिला लिया जाए तो बीजेपी के पास कुल मिलाकर 21 एमएलए का सपोर्ट है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, रामनाथ कोविंद को यहां 25 वोट मिले। गोवा में कांग्रेस के 17 एमएलए हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा कुमार को 11 वोट मिले। गोवा में 2 विधायकों के वोट इनवैलिड भी हुए। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के 4 एमएलए ने तो कोविंद को वोट दिया ही दिया, जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट इनवैलिड हो गए। गुजरात और गोवा के अलावा कई और राज्य हैं जहां क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। उत्तर प्रदेश में 7 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की। सारे वोट रामनाथ कोविंद के फेवर में गए। यहां कोविंद को 335 विधायकों ने वोट दिया, जबकि मीरा कुमार को 35 विधायकों के वोट मिले। क्रॉस वोटिंग महाराष्ट्र में हुई। अपोजिशन पार्टियों के 10 विधायकों ने रामनाथ कोविंद को एक्स्ट्रा वोट दे दिए।
यहां कोविंद को 208 विधायकों ने वोट दिया, जबकि मीरा कुमार को 77 वोट मिले। जबकि कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, एआईएमएम और लेफ्ट पार्टियों के 87 विधायक हैं, यानी 10 वोट कम। मध्य प्रदेश में 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग रामनाथ कोविंद के फेवर में हुई। यहां कोविंद को 171 विधायकों ने वोट दिया, मीरा कुमार को 57 एमएलए के वोट मिले। जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 56 विधायक हैं, 3 एमएलए बीएसपी के हैं। इस हिसाब से मीरा कुमार को कम से कम 60 विधायकों के वोट मिलने चाहिए थे। दिल्ली में भी क्रॉस वोटिंग हुई। यहां रामनाथ कोविंद को 6 वोट मिले, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 4 एमएलए हैं, यानी केजरीवाल की पार्टी के भी 2 एमएलए ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया। छत्तीसगढ़ के 52 एमएलए ने कोविंद को वोट दिया, जबकि 35 विधायकों का वोट मीरा कुमार को मिला। यहां भी कम से कम 1 विधायक ने कोविंद के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में 21 एमपीज के वोट रद्द हो गए। अब यह आश्चर्य की बात है, कुछ एमपीज ने कटिंग की थी, कुछ ने ब्लैंक छोड़ दिया था और कुछ ने ओवर राइटिंग की थी। इन बैलेट पेपर को देखकर काउंटिंग करने वाले अधिकारी थोड़े दंग रह गए। हैरानी इस बात की है कि एमपीज ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर की रिपोर्ट से। राष्ट्रपति चुनाव में माननीय सांसदों को वोट करना था राष्ट्रपति चुनने के लिए। सांसदों ने वोटिंग भी की, लेकिन आज जब काउंटिंग हुई तो उनमें से 21 सांसदों के वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसके पीछे ये बताया गया कि कई बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें दोनों उम्मीदवारों के नाम लिख दिए गए थे, यानी जो वोट दिया गया दोनों ही उम्मीदवारों को। कुछ बैलेट पेपर ऐसे भी रहे जो कि ब्लैंक छोड़ दिए गए, कई में कटिंग हुई, ओवर राइटिंग की गई और इस तरह से कुल मिलाकर 21 सांसदों के वोट खारिज कर दिए गए। जो लोग वोटिंग के काउंटिंग में शरीक थे उनका ये कहना था कि कई बैलेट पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि ये गलती जानबूझकर की गई है, जबकि कुछ ने लापरवाहीवश ऐसा किया है। असल में एक बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती। एमएलएस को और एमपीज को अपनी मर्जी से वोट देने का हक होता है। इसलिए अगर कोई एमपी या कोई एमएलए पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कर दे, क्रॉस वोटिंग कर दे, तो उसके खिलाफ कानून में कोई एक्शन नहीं हो सकता। पार्टी कुछ करना चाहे तो अलग बात है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लागू नहीं होता। लगता है कि विरोधी दलों के एमपीज ने और एमएलएज ने अंतरात्मा की आवाज पर कोविंद को वोट दिया। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 11 एमएलएज ने गुजरात में क्रॉस वोटिंग की और ये वोटिंग शंकर सिंह वाघेला ने करवाई। पार्टी हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास करवाया, थोड़ा झटका दिया और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वाघेला एक और झटका देंगे। मेरे पास जानकारी है कि कल शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करेंगे। कल शंकर सिंह वाघेला का बर्थडे है। कल वाघेला अपना हैप्पी बर्थडे कांग्रेस छोड़कर मनाएंगे और हो सकता है कि वाघेला इस मौके पर राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दें। गुजरात में जो आज की स्थिति है उसके बारे में जो गुजरात की साहसिक जनता है, इसको मैं अपनी ओर से एज अ लीडर अपोजिशन में जो संदेशा देने वाला हूँ, वही पब्लिक की सबके बीच वो मैसेज आई विल रीड अकॉर्डिंगली, या मैं जो कि भाषण करूँगा थोड़ी देर के लिए, तो गुजरात की जनता को ध्यान में रखते हुए और आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में वहाँ मैं मैसेज कहूँगा, संदेशा कहूँगा या पढ़ूँगा। शंकर सिंह वाघेला कल जो संदेशा देंगे उसका संदेश उन्होंने आज ही दे दिया। वाघेला कुछ घंटे के लिए दिल्ली आए थे। अटकलें ये थी कि दिल्ली आएंगे तो राहुल गांधी से मिलेंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे, लेकिन न वो राहुल से मिले, न सोनिया से मिले, न कांग्रेस के किसी और बड़े नेता से, और शाम को गुजरात वापस लौट गए। અમે આવ્યો છું પોલિટિકલ કામે નથી આવ્યો। સોનિયાજી રાહુલજી સાથે ના જી, બિલકુલ નહીં, કોઈ મારે વાત નથી। મેં એમને સમાચાર લખાવ્યા પણ નથી અને એમને મળવાનું મારા આયોજનમાં પણ નથી। પાર્ટી જો તૈયારી એ કલ કલ કल कल 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 वाघेला ने जब मीडिया से बात की तो पत्रकारों को अपने जन्मदिन का न्योता दिया तो खलबली कांग्रेस में मच गई, हलचल हुई। कांग्रेस के कई नेता वाघेला के घर पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें समझाया अभी गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए उनका कांग्रेस में बने रहना जरूरी है। अब कल वाघेला क्या ऐलान करेंगे, वाघेला का प्लान क्या है, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला, जो कि पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, क्या करेंगे, ये सवाल सबके मन में था, जिस सस्पेंस का अंत कल यानी 21 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन आ जाएगा।
जब शंकर सिंह के समर्थकों ने उनके सम्मान में एक बड़ा आयोजन गांधीनगर में किया हुआ है। शंकर सिंह वाघेला जैसा कि खुद कह चुके हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे और गुजरात की जनता के नाम एक संदेश देंगे। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, वो संदेश साफ होगा। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से नाराज़गी के चलते पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, पार्टी को अलविदा कह देंगे, पार्टी से अपने सारे संबंध तोड़ लेंगे। लेकिन वो साथ साथ ये भी ज़रूर कहेंगे कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में बने रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि शंकर सिंह वाघेला के जाने के बाद उनके बेटे और उनके समर्थक विधायकों का कांग्रेस में क्या होगा। तो जानकारी ये मिल रही है कि वो तमाम विधायक उनके बेटे सहित कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। सुनने में ये आया है कि शंकर सिंह वाघेला और बीजेपी के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनके बेटे और बाकी के विधायकों को पार्टी में बीजेपी में स्थान मिलेगा, उन्हें वहाँ सम्मान का पद भी मिलेगा, जिसके एवज में शंकर सिंह वाघेला बाहर से एक्टिव रह करके सामाजिक एक मंच तैयार करके कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़े होने का मतलब साफ है कि बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा इन चुनावों में शंकर सिंह वाघेला बाहर से रहकर भी पहुंचा सकते हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर गुजरात के सबसे अनुभवी रिपोर्टर हैं। वो गुजरात की राजनीति की नस-नस को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े साफ साफ बता दिया कि शंकर सिंह वाघेला कल क्या कर सकते हैं। लेकिन शंकर सिंह वाघेला तो बड़े पुराने हैं, अनुभवी नेता हैं। वो जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में उनका कोई खास भविष्य नहीं बचा। वो कांग्रेस में रहें या छोड़ें, बीजेपी ज्वाइन करें या न करें, वाघेला जानते हैं उनकी पॉलिटिकल इनिंग अब पूरी हो गई है। लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए राजनीति में जगह तलाश रहे हैं। शंकर सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि वो जगह कांग्रेस में तो है नहीं। इस बात की पूरी संभावना है कि कल जब शंकर सिंह वाघेला राजनीति छोड़ने का ऐलान करें तो दूसरी तरफ उनके बेटे के नए राजनीतिक सफर की शुरुआत हो जाए। जैसे वाघेला कांग्रेस के कान खींच रहे हैं, आज सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में चीन के कान खींचे, उसी की भाषा में, उसी अंदाज में जवाब दिया। डोकलाम में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच स्कफल के बारे में चाइना ने अब तक जो कहा, सरकारी अखबारों के जरिए जो कन्वे किया, सरकारी टीवी पर एक्सपर्ट के जरिए जो कहलवाया, एक दो बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बयानबाजी करवाई, लेकिन भारत की तरफ से चाइना को जवाब दिया आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना अगर शांति चाहता है, बातचीत से रास्ता निकालना चाहता है, तो फिर उसे बॉर्डर से अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। सुषमा का कहना है कि बातचीत तब होगी जब चाइनीज आर्मी बॉर्डर से बैरक में चली जाएगी। पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट पर पूरी पिक्चर शीशे में साफ कर दी। सुषमा स्वराज ने सबसे पहले पूरा मामला समझाया, ये बताया कि चाइना और भूटान के बाउंड्री डिस्प्यूट में आखिर इंडिया को दखल क्यों देना पड़ा। एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रहीं, वो गतिविधियां उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। तो हम जो अब इस भूमिका में आए, वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था, हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है, तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। सुषमा स्वराज की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बड़े कम शब्दों में इस बात को बड़े अच्छे से समझा दिया कि आफ्टर ऑल डिस्प्यूट क्या है, झगड़ा क्या है। और जब सुषमा ने थोड़ी सी तल्ख बात की तो चाइना का रुख बदला। जो चाइना कल तक कह रहा था कि जब तक इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटेगी तब तक भारत से कोई बात नहीं होगी, उसी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज कहा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के ऑप्शन खुले हैं, खुले रहेंगे, लेकिन मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जब भारत की सेना अपनी सीमा में वापस चली जाए।
लेकिन शायद चाइनीज डिप्लोमेट भूल गए। सुषमा स्वराज ने आज सुबह ही कहा था, पार्लियामेंट में बड़े साफ साफ कहा था कि बातचीत के लिए एक देश की सेना नहीं बल्कि दोनों देशों की आर्मी को पीछे हटना पड़ेगा, यानी चाइना को भी अपनी सेना को पीछे हटाना होगा। सुषमा स्वराज ने कहा, इस मुद्दे पर पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत के साथ है। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। कल मैंने आपको चाइनीज मीडिया की एक रिपोर्ट के बारे में बताया था। इसमें कहा गया था कि चाइनीज आर्मी जंग के लिए तैयार है, तिब्बत में हथियार और लॉजिस्टिक इकट्ठा हो चुके हैं। आज चाइना के फॉर्मर डिप्लोमेट ने वहां के सरकारी टीवी सीसीटीवी में कहा कि इंडियन आर्मी के पास अब 3 ऑप्शन है। पहला, वापस चली जाए, दूसरा, डोकलाम पर कब्जा कर ले, या फिर चाइनीज आर्मी के हाथों मारी जाए। चाइनीज न्यूज़पेपर्स में यह भी छपा कि हिंदू सरकार का, मोदी सरकार का हिंदू नेशनलिज्म है वो वॉर की वजह बन सकता है। लेकिन आज ऐसे रेटोरिक्स पर सुषमा ने चाइना को साफ साफ बता दिया कि वो सुपर पावर बनने के कितने भी सपने क्यों न देख ले, कितनी धमकी दे ले या फिर पोर्ट्स बना ले, न इंडिया को डरा सकता है न इंडिया को घेर सकता है। जहां तक हिंद महासागर को घेरने की बात है, इतना जरूर है कि चीनी कांग्रेस ने 2012 में ये कहा था कि वो एक मैरीटाइम पावर बनना चाहते हैं, और मैरीटाइम पावर बनने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर, खास तौर पे जो इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री है उनके विसिनिटी में, उनके आसपास उन्होंने पोर्ट्स बनानी शुरू की है। अभी उन्होंने जिबूती में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से एक फैसिलिटी बनाई है। उन्होंने म्यांमार में चौक फू में पोर्ट बनाई है। उन्होंने हम्मनडोटा श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है। बलूचिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाई है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, पहले भी हुआ है, पहले भी कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार ये स्टैंड ऑफ इतना लंबा क्यों खिंचा? चीन क्यों अड़ा हुआ है? भारत से इतनी चिढ़ किस बात की है? इसके जवाब भी आज सुषमा स्वराज ने दिया। सुषमा ने बताया कि साउथ चाइना सी को लेकर इंडिया की पॉलिसी और वन बेल्ट वन रोड जैसे प्रोजेक्ट पर भारत के रिजर्वेशन चाइना की नाराजगी की वजह है, इसीलिए चीन मामूली बॉर्डर डिस्प्यूट को इतना बड़ा इशू बनाने की कोशिश में है। भारत की स्थिति दक्षिण चीन सागर के बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कॉमर्स अनइम्पीडेड, यानी किसी तरह से वहाँ के व्यापार को बाधक नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपसी मतभेद और विवाद पैदा होते हैं तो अनक्रॉस के नीचे जाना चाहिए। ये हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति है। जैसे ही ये पता चला कि उन्होंने OBOR में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तथाकथित चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाला है, उसी समय विरोध दर्ज करा दिया। कोई BRF की मीटिंग तक नहीं रुका। BRF की मीटिंग में तो हम गए नहीं, वहां तो विरोध स्वरूप हम शामिल ही नहीं हुए। जैसे ही ये पता चला कि OBOR में CPEC वो डाल रहे हैं, और केवल हमने डायरेक्ट विरोध नहीं जताया, हमारे जितने मित्र देश थे उनको भी ये कहा कि हम इसके विरोध में हैं। भारत ने आज ये भी साफ किया कि इंडिया और चीन का बॉर्डर इशू अभी सॉल्व होना बाकी है। दोनों देशों के बॉर्डर की मार्किंग होनी बाकी है। इसके लिए 1954 के पंचशील एग्रीमेंट को ध्यान में रखकर कोशिश जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह कि जो डिस्प्यूट इस समय चल रहा है वो कैसे हल होगा? सुषमा स्वराज ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब NSA अजीत डोभाल इसी महीने बीजिंग में होने वाली ब्रिक्स की मीटिंग में जाएंगे। इस दौरे पर इंडिया और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने की बात हो सकती है। ने कहा है, पहला तो जो पंचशील की बात की है वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी
आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है, चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविज़न है, पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय करेंगे। चीन की पूरी बात इतनी डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि पहले तो ये जानना जरूरी था कि झगड़ा क्या है, और दूसरा देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है चीनी चीज़ों को बॉयकॉट करने का। हाल ही में राहुल गांधी की तस्वीरें आई थी चाइनीज एम्बेसडर के साथ, उसको लेकर उनका मजाक बना था। आज उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तस्वीरों को लेकर मजाक बना जा रहा है, अब अजीत डोभाल जब चाइना जाएंगे तो क्या उनकी तस्वीरों का भी मजाक बनेगा। लेकिन सुषमा स्वराज ने बताया कि अजीत डोभाल बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। असल में चाइना में वहाँ का जो मीडिया है वो दो तरह के इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। एक इंप्रेशन तो यह है कि भारत की फौज ने चीन के किसी हिस्से पर अपना इस कब्जा जमा लिया है और वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरा इंप्रेशन चाइनीज मीडिया में यह है कि नरेंद्र मोदी अपने सियासी फायदे के लिए देश में एंटी चाइना फीलिंग्स को हवा दे रहे हैं, वो अपनी हिंदूवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन असल में बात बिल्कुल उल्टी है। पहली बात तो यह कि चीन भूटान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, और दूसरी शी जिनपिंग एंटी इंडिया फीलिंग्स की आड़ में अपनी इकोनॉमिक फेलियर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। सुषमा स्वराज ने आज चाइना को आईना दिखाया, जबकि राज्यसभा में ही ये काम सदन के नेता अरुण जेटली ने विरोधी दलों के लिए किया। राज्यसभा में मामला था गौरक्षा का, गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी का। बहस तो 2 दिन से चल रही थी। विरोधी दलों ने सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाए थे, मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज जब जेटली ने जवाब दिया तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। अरुण जेटली जबरदस्त स्पीकर हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, वो जानते हैं तर्क कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की हिमायत कोई नहीं कर सकता, लेकिन गौहत्या को भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। देश के लोग गाय के प्रति सम्मान रखते हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार के वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गौहत्या पर पाबंदी की बात संविधान में डाली थी। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी उसके प्रति एक श्रद्धा है, और ये कोई हमारी सरकार के आने से नहीं हुई। संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चा इस विषय को लेकर हुई। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर कहते, मैं सिर्फ आर्टिकल 48 पढ़ देता हूं, ये उन्हीं का बनाया हुआ आर्टिकल है। द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows or calves and other milch and draught cattle। ये नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह ने नहीं प्रपोज किया था, ये पंडित नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। इसके बाद अरुण जेटली ने कांग्रेस के लोगों को थोड़ा और चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में गाय की रक्षा की बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में लिखी गई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी। अगर आज अंबेडकर यही बात कहते तो क्या उन्हें भी दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी कहा जाता? पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। सन 50 के दशक में अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकारों ने एक के बाद एक सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाए, और उसके बाद हर प्रांत में कानून बनाया। जितने प्रांतों में बन सकता था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना। पंडित जी ओवर रिलीजियस नहीं थे, सेक्युलरिस्ट थे। अगर तुलना करूं पुराने प्रधानमंत्रियों की तो शायद इंदिरा जी रिलीजियस ज्यादा थी, लेकिन पंडित जी के जमाने में कानून बना कि भाई गाय का एक हमारी संस्कृति में एक स्थान है, इसलिए काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड होगा। इसके बाद अरुण जेटली ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसी तरह गौहत्या करके लोगों को भड़काना भी गलत है, और कांग्रेस के नेताओं ने यह काम किया है।
one of your chief ministers of a prohibited state, prohibited means where cow slaughter is prohibited, had the audacity to say, well, given a choice, I'll eat beef. इसलिए अगर हम कांग्रेस की भी ट्रेडिशन रखते पुरानी, तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने संविधान का आर्टिकल 48 बनाया, ये बनाया, टेलीविजन कैमरास के सामने कहता मैं कैसे कटती है, काट के केरल में आपको दिखलाऊंगा, और उसके बाद इस गाय काटने के बाद एक फेस्टिवल मनाऊंगा, इसका भी वो भी इतना ही इस देश का नुकसान कर रहा है जितना ट्रेन में चलता हुआ वो गौरक्षा कर रहा है जो गाय के नाम पर मारता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे तो हमारा मतभेद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अरुण जेटली का तीर निशाने पर लगा और यह तीर ऐसा था जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने रुख बदला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विरोधी दल गौहत्या के पक्ष में नहीं है, न ही गौहत्या के खिलाफ बनाए गए कानून के खिलाफ हैं। विरोधी दलों का सिर्फ इतना कहना है कि गौरक्षा के नाम पर इंसानों की हत्या बंद होनी चाहिए, गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज भी कश्मीर जैसी स्टेट में काउ स्लॉटर बैन है। एक सेकंड के लिए भी हमने ये नहीं कहा कि आप काउ स्लॉटर की इजाजत दीजिए, उनको मत पकड़िए। हमारी आपत्ति है, मैंने उधमपुर की मिसाल दी, ट्रक में कोयला है और गाय के नाम पे 2 आदमियों को ट्रक समेत जला दिया। मेरी आपत्ति है कि जुनेद ट्रेन में जा रहा है, उसकी लिंचिंग की गई, वो गाय कहां थी ट्रेन में। मेरी आपत्ति है पहलू खान गाय दूध का उसका बिजनेस है, दूध का, तो अच्छी नस्ल की गाय लाया तो मार दिया। गुलाम नबी की बात बिल्कुल सही थी। अरुण जेटली ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उन सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। हर मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ज्यादातर लोग जेल में हैं। मेरे पास पूरा चार्ट है कि हर घटना के संबंध में जिस प्रांत में भी घटना रिपोर्ट हुई, माननीय गृह मंत्री जी, उनको पांव में चोट लगी है, घर पर हैं, प्लास्टर में है उनका पांव, लेकिन टेलीफोन पे वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई, वहां किस किस को अरेस्ट किया गया उसकी जानकारी ली गई, और जितनी घटनाएं अभी तक हुई हैं उसमें हर एक में कानूनी कार्रवाई एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से हुई और हर एक में लोग गिरफ्तार हुए और वो सारे गिरफ्तार लोग, अरेस्टेड लोग आज भी जेल में हैं। और अपनी बात पूरा करते करते अरुण जेटली ने गुलाम नबी आजाद पर कमेंट किया। पहले तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और फिर उन पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। आजाद साहब ने जब अपना आरंभिक भाषण शुरू किया था तो एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक राजनीति से थोड़ा ऊपर उठते हुए कि देश के कई प्रांतों में जो घटनाएं हुई हैं उसकी निंदा भी की, और आरंभ में उन्होंने ये कहा भी कि मैं इसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहता। वो एक बहुत जिम्मेवार नेता हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं तो अंत में औपचारिकता के नाते उनको थोड़ा सा राजनीतिक दंड देना पड़ा। विषय गंभीर है और इसलिए अगर इसको हम राजनीति में बांट देंगे तो मुझे लगता है कि देश के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट इतनी शांति से नहीं चली जितनी शांति से आप अरुण जेटली और गुलाम नबी आजाद को बोलते हुए सुन रहे थे। राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर हंगामा हुआ। असल में जावड़ेकर ने चर्चा के दौरान 1984 में सिख विरोधी दंगों का जिक्र कर दिया। सिख विरोधी दंगों को देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग बताया। जावड़ेकर ने गोधरा में कार सेवकों की हत्या का जिक्र किया। जावड़ेकर ने कहा यह भी मॉब लिंचिंग थी। जावड़ेकर जैसे ही सिख विरोधी दंगों की बात करने लगे और गोधरा का जिक्र किया तो विरोधी दलों ने हंगामा किया। ये शिक्षा मंत्री ने किया, हम वॉकआउट करते हैं इनके इस स्पीच पर। हम लोग की जो है इनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिस तरह की बात। मॉब वायलेंस में लिंचिंग करके किसी की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन इसके साथ साथ सिलेक्टिव एमनेशिया के भी हम शिकार नहीं होना चाहिए।
1984 में सर इसी दिल्ली में संसद के परिसर में घरों घरों में आग लगाकर सिखों को जिंदा जलाया गया, वो भी अपराध ही भयंकर था। टायर लाद के उनको जलाया गया, वो अपराध था। जगह जगह जाके उनको लिंचिंग यानी पत्थर से मारा। 3,000 सिखों से ज्यादा 3,000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम किया, लिंचिंग किया। यह भारतवर्ष का सबसे घृणित लिंचिंग कांड है। प्रकाश जावड़ेकर की बात पर विरोधी दलों ने हंगामा किया। गुलाम नबी आज़ाद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देश का शिक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहा होगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इसे समझा जा सकता है। इतना कहकर गुलाम नबी आज़ाद ने वॉकआउट किया। आजाद के कहने पर विपक्ष के सारे नेता सदन से बाहर निकल गए। इस देश का शिक्षा मंत्री अगर उनकी ऐसी सोच है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कैसी शिक्षा दी जाएगी और दी जा रही है। जिस तरह से सिलेक्टिवली इन्होंने बातें बताई, फिर मुझे भी बताना पड़ेगा कि जितनी सरकारों में जो भी दंगे हुए उसमें आपके परिवार पाए गए हैं। इस भारत को बनाने वाले ये हैं, आप नहीं थे, आप अंग्रेजों के साथ थे उस वक्त। भारत के लिए जिन्होंने खून दिया है, जो जेलों में सड़े हैं, जिनको परिवार का पता नहीं, जिनको बच्चों का पता नहीं, जिनके लिए आज 24 घंटे नेहरू खानदान के लिए आप दुनिया भर की कहानी लगाते थे। मैं निवेदन करूंगा आप विपक्ष कि जो माननीय शिक्षा मंत्री ने किया, हम वॉकआउट करते हैं इनके इस स्पीच पर। हम लोग की जो है इनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जिस तरह की कांग्रेस की सोच क्या है, ये कपिल सिब्बल के भाषण में भी सुनाई दी। कपिल ने कहा कि वो असली हिंदू पार्टी है। सिब्बल ने कहा कि लोग भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर हत्या कर रहे हैं, वो सरहद पर जाकर भारत माता की रक्षा क्यों नहीं करते। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर देश में अब लड़ाई होगी तो असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच। I am shaken and shattered by the images that I have seen personally over the social media and over Twitter. अहिंसा का प्रतीक है गौ, और उसके नाम पे आप हत्या करते हो ना, तो गौ माता की हत्या होती है, अहिंसा की हत्या होती है। जिसकी हत्या हुई उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, या तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, बताइए ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है। और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। मैं समझता हूं कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। अच्छी बात यह कि गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर राज्यसभा में खुलकर चर्चा हुई। सभी दल इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की शर्मनाक हरकतें करने वाले गुंडों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस समेत सारे दलों ने यह भी कहा कि गौहत्या बंद होनी चाहिए। गौहत्या पर पाबंदी का वो सपोर्ट करते हैं। अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला ऐसा रुख नहीं पलटेगा, ऐसा रुख नहीं लेगा जिसको लेकर के पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो। और जैसा अरुण जेटली ने बताया कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हुआ है और इसी तरह के एक्शन से ये गुंडागर्दी रुकेगी। राज्यसभा से एक और खबर आपको बताते हैं। आज फाइनली मायावती राज्यसभा की एक्स मेंबर हो गई। चेयरमैन हामिद अंसारी ने मायावती का इस्तीफा मंजूर कर लिया। 2 दिन पहले मायावती जो इस्तीफा दिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो जाएगा, और वो हुआ भी। आज मायावती ने तय फॉर्मेट के मुताबिक एक लाइन का नया इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जो इस्तीफा पहले दिया था उसके संबंध में राज्यसभा की तरफ से उनके सेक्रेटरी जनरल साहब ने पत्र दिया आज सुबह कि वो 101 आर्टिकल 1013 के तहत नहीं है, उसके जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उसके तुरंत बाद एक दूसरा इस्तीफा सुश्री मायावती जी ने अध्यक्ष जी को दे दिया और उनसे अनुरोध किया कि इसको स्वीकार कर लिया जाए तात्कालिक प्रभाव से।
मायावती की रणनीति बिल्कुल साफ है। अब वो कहेंगी कि उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के विरोध में राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ दी। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि मायावती ने अच्छी तरह सोच समझकर रणनीति बनाकर इस्तीफा दिया है। उनकी राज्यसभा सीट सिर्फ 10 महीने की थी। अगले साल राज्यसभा की सीटों के चुनाव होगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से फूलपुर की लोकसभा सीट खाली हुई है और उम्मीद की जा रही है कि फूलपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अब इन दोनों का संबंध क्या है? अखिलेश यादव को मायावती सपोर्ट करेंगी फूलपुर में और राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश मायावती को सपोर्ट कर देंगे। मतलब अखिलेश लोकसभा में आ जाएंगे और मायावती फिर से पूरे 6 साल के लिए राज्यसभा में आ जाएंगी। अब तक तो यही रणनीति है, लेकिन राजनीति में कहते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें। ऐसा क्या हुआ कि पूरे शहर की स्पीड पर ब्रेक लग गया। और अब मैं आपको दिखाता हूं सावन के मौसम में बारिश का सितम। दिल्ली में मौसम की पहली बारिश हुई। 6 घंटे की बारिश से ऐसा लगा कि मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जब सड़कों पर पानी भरने लगा, ट्रैफिक जैम हुआ तो लोगों का मूड खराब हुआ। जगह जगह कई किलोमीटर लंबे जैम लगे, कई घंटे लोग जैम में फंसे रहे। जो लोग सुबह 8 बजे घर से निकले थे, दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। कई जगहों पर आधे घंटे का सफर 6 घंटे में पूरा हुआ। आमतौर पर ऑफिस आवर्स में जाम लगना कोई नई बात नहीं होती, लेकिन आज बारिश की वजह से रफ्तार कम हुई। सड़कों पर पानी भरा हुआ था और सोने में सुहागा। कांवड़ यात्रा के कारण कई रूट बंद हो गए थे, इसलिए सड़कों पर पूरी तरह से ट्रैफिक का जाम था। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद में NH-24 हाईवे, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा से दिल्ली की तरफ कालिंदी कुंज और सरिता विहार के रूट पर आज गाड़ियां बुरी तरह फंसी रही। 3-3 घंटे तक लोग फंसे रहे ट्रैफिक में। हालत ये हो गई कि कुछ लोगों ने गाड़ी में बैठकर ही लैपटॉप पर ऑफिस का काम निपटाना शुरू कर दिया। तरह तरह का नजारा देखने को मिला। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि बारिश की वजह से कहीं वाटर लॉगिंग हुई है, कहीं गाड़ियां खराब है। इसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका जाम पड़ा हुआ है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज के इलाके में हैं, जो सरिता विहार से कालिंदी कुंज की ओर जाती है और काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक है। बहुत समय से लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से परेशानी भी हो रही है और ट्रैफिक रेंग भी नहीं गई है, ट्रैफिक रुक सी गई है। इसकी वजह साफ है। अब कितनी देर से आप लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? सर सुबह 9:30 बजे से हैं। सुबह 9:30 बजे से यहीं पे हैं। 9:30 लैपटॉप से ही अपना सारा काम यहाँ से काम कर रहे हैं। क्या करें? अच्छा, ऑफिस का काम करना है। अच्छा, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं तो लैपटॉप से काम कर रहे हैं यहीं से। ये एक नजारा है। ये ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लेकिन सुबह 9:30 से फंसे हुए हैं और गाड़ी में ही बैठ के लैपटॉप से अपना सारा काम निपटा रहे हैं। क्या टाइम से फंसे ट्रैफिक में आप लोग? 9:15 से। 9:15 से और 2-2.5 घंटे हो गए हैं। 2.5 घंटे हो चुके हैं। कोई उपाय लग रहा है, दिख रहा है? कालिंदी कुंज का तो कोई उपाय नहीं दिख रहा। कोई उपाय नहीं दिख रहा। बहुत लंबा जाम है और यहाँ से लेकर पूरा जो सरिता विहार से लेकर मथुरा रोड का रास्ता है वो पूरा का पूरा ट्रैफिक से जो है बटा पड़ा हुआ है। अब ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बारिश होती है तो ट्रैफिक में ऐसा जैम क्यों लग जाता है। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि आज दिल्ली और नोएडा का हाल कितना बुरा था। सड़कें पानी में डूब गई। नोएडा में घरों के अंदर पानी घुस गया। स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में हर जगह पानी पानी दिखाई दिया। नोएडा से इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह बारिश के बाद मंजर कैसा था। एक बारिश के बाद क्या हाल हुआ है इस सेक्टर का, ये आप देखिए। मेन सड़क है ये और इस सड़क पे तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी लगा हुआ है। जो बस यहाँ से गुजर रही है, देखिए कितना ज्यादा पानी है और उस पानी में ये बस गुजर रही है। ना सिर्फ सड़क पे ये हाल है बल्कि नोएडा सेक्टर 19 के जो घर हैं उसमें पानी पहुंच गया है। कोई भी गाड़ी गुजरती है उसके बाद कितनी मात्रा में पानी घर के अंदर घुस रहा है वो आप देखिए। सामने घर के अंदर गाड़ी लगी हुई है, वहां तक पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है।
वहीं इस सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां भी यही हाल है। पूरा रेजिडेंशियल इलाका जो है उसका ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी से भरा हुआ। आप देखिए एक गाड़ी आ रही है सेक्टर 19 की तरफ से, उसकी इस कॉलोनी के अंदर से जो गाड़ी आ रही है वहां देखिए कितना ज्यादा पानी है। ये सेक्टर पूरी तरह से एक बारिश के बाद डूब गया है ऐसा कह सकते हैं। सुबह के वक्त बहुत तेज बारिश हुई थी, खासकर दिल्ली एनसीआर का इलाका, नोएडा, गाजियाबाद में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद ये हाल हुआ है कि तमाम लोग, खासकर जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, बस बड़ी मुश्किल से निकल रही है। अभी तो बरसात है, पहली बौछार है, आगे आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि फिल्म स्टार कंगना रनौत तलवार का घाव लेकर अस्पताल कैसे पहुंची। एक खबर हैदराबाद से है, जहां पर झांसी की रानी का रोल करते हुए कंगना रनौत तलवार की शिकार हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तलवारबाजी का एक्शन सीन था। कंगना ने यह सीन अपने डुप्लीकेट से कराने के बजाय खुद करने की इच्छा व्यक्त की और जब ये सीन शूट कर रही थी, गलती से तलवार कंगना के माथे पर लगी। पूरा चेहरा खून से लालम लाल हो गया। कंगना को हॉस्पिटल ले जाया गया। माथे पर 15 टाके लगे हैं, लेकिन कुछ दिन उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और शूटिंग रुक गई है। क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर, डर्मी में विमेंस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 42 ओवर में 282 रन का टारगेट दिया है। आज महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, सिर्फ 115 गेंदों में 171 रन बनाए। हरमनप्रीत ने तूफानी पारी में 20 चौके और 7 छक्के लगाए। हरमनप्रीत नॉट आउट रहीं। कैप्टन मिथाली राज ने 36 रन बनाए। इंडिया ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी का फैसला किया था। बारिश की वजह से ओवर घटाकर 42 कर दिए गए। अब ताजा खबर मिलने तक 9 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर चुके हैं और टीम इंडिया की जीत करीब करीब तय है। और जब फाइनल होगा तो मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आज की बात में इतना ही। स्टूडियो में सुचरिता और पंकज आ चुके हैं और ये आपको बताएंगे दिन भर की 20 बड़ी खबरें स्पीड से।